हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं ऋषि पांडे आप सभी का एमएस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम फिजिक्स की सीरीज लेकर चल रहे हैं। फिजिक्स की सीरीज में अगला टॉपिक है विद्युत या इलेक्ट्रिक, जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन पूछा बहुत बार गया है। इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एक होता है एमीटर, एक होता है एनीमोमीटर। इन दोनों को बताइए ये किसके मात्रक हैं। एमीटर और एनीमोमीटर ये दोनों किसके मात्रक हैं, इसका आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो इसके दौरान हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, इस बार पहले हम रिव्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रा क्या होता है। एसी और डीसी आपने सुना होगा, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा और दिशा धारा बोलते हैं। तो इसका हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर आपने सुना होगा। इसे इससे बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन इतना कंफ्यूजन रहता है, हर आदमी का लगभग गलत हो जाता है जो उसको देखा नहीं रहता है। अगला है इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यूज वायर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो धारा में समझो जब पानी की धारा बह रही है, या ट्यूबवेल से या पानी के टैप से पानी धारा बह रही है, तो उसको आप बोलते हैं पानी की धारा बह रही है। ऐसे अगर विद्युत धारा की बात होगी तो विद्युत की धारा ऐसे बहती रहेगी, हम मान सकते हैं। लेकिन जब पानी की धारा बह रही है तो उसमें हम क्या समझते हैं कि H2O बह रहा है, पानी एज H2O है। लेकिन अगर विद्युत धारा की बात करेंगे तो उसमें बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों रहेंगे। क्लियर? अगर हम विद्युत धारा की बात करेंगे तो उसमें क्या बह रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस कौन कौन से होते हैं, एक चार्ज प्लस होता है, एक माइनस होता है। इसी में क्या बह रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस प्लस और माइनस। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा। यह क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस प्लस और माइनस का है। एक ऐसा पूछते हैं जैसे अभी प्लस चार्ज सब इधर फ्लो हो रहा है, तो करंट किधर फ्लो होगा, वो इसके साइड में ही होगा फ्लो। बट अगर माइनस चार्ज इस साइड फ्लो हो रहा है तो करंट इसके अगेंस्ट होगा। क्लियर? ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए आप। नेक्स्ट वन पे हम आते हैं इसका मात्रक, जो बहुत पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है वो, एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखें, इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। क्लियर? अब नेक्स्ट हम आते हैं एसी और डीसी करंट से। ध्यान काफी बार क्वेश्चन पूरा होते हैं। एसी करंट को हमने क्या बोला, अल्टरनेटिव करंट। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, जिसको आप बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत धारा। तो ये क्या होता है, इसके पहले हमें समझना पड़ेगा वोल्टेज के बारे में और करंट के बारे में। क्लियर? एसी और डीसी करंट के बारे में जाने पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि ये वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। तो अब देखिए, जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वोल्टेज इसको मान लो गया और करंट इसको। अब इसमें क्या है, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला फ्लो ऑफ चार्जेस, तो फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है। और चार्जेस में क्या क्या रहेगा, प्लस और माइनस चार्ज। क्लियर? तो अब वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज जैसा बढ़ाओगे वैसा क्या होगा, करंट ज्यादा बढ़ेगा। वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम बढ़ेगा। जैसे घर पे आप देखिए, जब विद्युत इलेक्ट्रिक लाइन्स होते हैं तो बोलते हैं वोल्टेज बढ़ गया भैया इसलिए जल गया। मतलब वोल्टेज बढ़ गया तो फ्लो ऑफ चार्जेस काफी ज्यादा हो गए, जिसको संभाल नहीं पाया, और मशीन मतलब फ्रीजर हो गया, बल्ब हो गया, टीवी सब जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज उसका हाई हो गया। हाई मतलब ये टैप ज्यादा खुल गया और फिर फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक बढ़ गया, जिससे क्या हो गया, घर पे ये दिक्कतें आ गई। क्लियर? तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये है समझ में आएगा वोल्टेज क्या हो गया और ये क्या हो गया। तो वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। वोल्टेज घटाएंगे तो ऑटोमेटिक वो डिक्रीज होगा। आई थिंक आपका इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया, मात्रक क्लियर हो गया। अब हम एसी डीसी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका ये वोल्टेज भी क्लियर हो गया। अभी आप वोल्टेज पर कंफ्यूज नहीं होंगे ना। वोल्टेज क्या, वोल्टेज प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल में रखता है, कितना निकालना है कितना रोकना है उस पर करता है। तो वोल्टेज भी क्लियर हो गया आपका और इलेक्ट्रिक करंट भी क्लियर हो गया। तो अभी बस इसके बाद एसी डीसी में कुछ रह नहीं जाएगा, रहेगा एसी करंट और डीसी करंट। ठीक है ना? अब एसी करंट क्या होता है, डीसी हम कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो आई थिंक काफी इजीली समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन अच्छा फुटा फुटा यहाँ से भी पूछते हैं एसी करंट क्या होता है। एसी से ज्यादातर लोग उसको समझ जाते हैं वो एसी एयर कंडीशन वाला एसी,
लेकिन ये करंट की बात हो रही है, एक होगा एसी करंट, एक होगा डीसी करंट। तो एसी करंट क्या होता है आप समझिए, एसी करंट आपको, एसी करंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। जैसे भी आपने घर पे एग्जांपल दिया होगा या घर पे आप देखे होंगे, एक पोल, एक खंभे पर रस्सी बांध दो और एक साइड से इसको ऐसे करो तो एक पर्टिकुलर वेव बनाता हुआ निकलता है ना, ऐसे करके। तो इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट ऐसे चलता है, क्लियर, एक वेव के रूप में, और डायरेक्ट करंट कैसे चलता है, ऐसे चलता है। तो इसी को बोलेंगे हर्ट्ज। क्या बोलेंगे, हर्ट्ज। क्या बोलेंगे, हर्ट्ज बोलेंगे। जो कि अगर पूछे एक हर्ट्ज कितना हुआ, तो यहाँ से शुरू हुआ और एक जब लूप बना के यहाँ आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ तक क्या बोल, एक हर्ट्ज, क्लियर। अच्छा, जो अल्टरनेटिव करंट होता है ये 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज तक होता है मैक्सिमम। कितना, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज तक होता है। तो अगर पूछा जाए मैक्सिमम एसी का करंट कितना तक जाता है, लगभग अल्टरनेटिव तो मैक्सिमम 50 हर्ट्ज तक जाता है। मतलब ऐसे लूप ये कितनी बार बना लेगा, 50 टाइम्स, क्लियर। और अगर पूछा जाए डायरेक्ट करंट में, तो डायरेक्ट करंट में होता ही नहीं है, क्लियर, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट लाइन से होता है, क्लियर। नेक्स्ट वन क्या हो गया कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का डायरेक्शन हो रहा है ना भाई, एक पर्टिकुलर दिशा में जा रहा है। अच्छा, ये अप डाउन होता है, मतलब यहीं ऊपर होगा फिर नीचे हो जाएगा, फिर ऐसा बता रहा ना वो स्विंग और गर्द जिसको बोलते हैं ना, ऐसे होता जाएगा। और एक हर्ट्ज हमने आपको बता ही दिया, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50 हर्ट्ज तक होता है पर सेकंड। लेकिन डायरेक्ट अगर पूछा जाए डीसी में कितना होता है, तो डीसी में 0 हर्ट्ज पर सेकंड होता है, क्योंकि इसमें तो ये बनेगा ही नहीं, क्लियर। हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं। एसी में फ्रीक्वेंसी कारण वोल्टेज बढ़ और घट रहा है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ और घट रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा घट रहा है, जिससे क्या होता है करंट ऊपर अप और डाउन होता है। कभी आप उसका काटा देखा, थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है ना वोल्टेज जहाँ पे बढ़ाते हो आप, या वैसे देखे तो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है थोड़ा बहुत। तो क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी हमेशा बदलती रहती है, हर्ट्ज हमेशा बदलता रहता है और वोल्टेज हमेशा अप डाउन होता रहता है। क्योंकि अभी ये यहाँ पे है, जब मैंने बोला अस्सी आप ऐसे करोगे ना, तो कभी ऐसा वेव बनाता हुआ जाएगा ना, तो ये पहले यहाँ रहेगा, दोबारा फिर करोगे तो ये नीचे से ऐसे आएगा, क्लियर। तो इसी को यहाँ से लेके यहाँ को एक हर्ट्ज बोलेंगे, मैक्सिमम ये 50 हर्ट्ज तक होता है, क्लियर, ठीक है। डीसी का वोल्टेज क्या होता है, स्थिर होता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट, अगर वोल्टेज मतलब अगर करंट हाई हो तो एसी करंट और डीसी करंट सबसे ज्यादा खतरनाक मतलब आदमी के उसके लिए, जान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, तो डीसी करंट होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको एक बार टच करोगे तो ये बोलो ना, इसका वोल्टेज बढ़ता कम होता रहता है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, तो एक बार झटका देके दूर फेंक देता है, यही कारण होता है। अब पूछते हैं कि एसी करंट डीसी करंट में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है हमारे लिए, तो हमारे लिए है कौन सा है, डीसी है। क्योंकि इसमें जो है ये छोड़ेगा ही नहीं, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर ये मार दे डालेगा, आदमी मर जाएगा, काफी नुकसान तब छोड़ेगा। और रही बात इसकी, तो ये क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, इसलिए जो है ये कम खतरनाक होता है देन द डीसी। इसमें आई थिंक किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी आपने समझ लिया क्या, इलेक्ट्रिक करंट समझ लिया, इसका मात्रा समझ लिया, एसी और डीसी समझ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने चल रहे हैं अब हम पढ़ने चल रहे हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, एग्जाम में इसका एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आदमी अगर टच नहीं किया होता ये पॉइंट तो उसको कंफ्यूजन हो जाती है, वो गलत करके आ जाते हैं। तो बेसिक समझ लो कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, या जो है एसी को डीसी में बदलता है। किस में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। और इसका एकदम उल्टा काम इन्वर्टर का, किसका काम है, इन्वर्टर का। इन्वर्टर हमारे यहाँ घर में होता भी है, उसमें क्या होता है डीसी को एसी में बदलता है। अब इन्वर्टर वाला पॉइंट आपको याद रहेगा, तो इन्वर्टर याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक आपको रेक्टिफायर याद हो जाएगा। इन्वर्टर काम क्या होता है, जो बैटरी होती है घर में वही तो चार्ज होता है, तो बैटरी में जो करंट भरा होता है वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हो दिष्ट धारा। तो बैटरी से वो करंट निकाल कन्वर्ट करता है किसमें, एसी में, अल्टरनेटिव करंट में, और फिर हमारे घर में वो भेजता है, क्लियर। तो आप समझ गए इन्वर्टर। यहाँ पे इन्वर्टर का काम क्या है, या डीसी को एसी में बदल रहा है, बस आप ये याद रख लो तो ऑटोमेटिक रेक्टिफायर याद, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पूछा जाए एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। किसमें, एसी को डीसी में बदलना। कभी पूछ लेते हैं कि एसी किस में यूज होता है, अल्टरनेट करंट या डायरेक्ट करंट किस में होता है, तो ये समझ लीजिए टीवी हो गया, फ्रीजर हो गया, बल्ब हो गया, इसमें कौन सा करंट यूज हो रहा है, पंखा हो गया, इसमें कौन सा हो रहा है, एसी अल्टरनेटिव करंट। डीसी करंट हमेशा कुछ ना कुछ बीच में इंस्ट्रूमेंट लगा होगा। जैसे आप लैपटॉप देख रहे हो ना, ये लैपटॉप का जो ये वायर है इसमें क्या लगा है, ये बीच में जो है ये क्या है, इसी को रेक्टिफायर बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, एसी करंट, हमारे घर में बोर्ड में एसी करंट आ रहा है, फिर एसी करंट यहाँ तक आ रहा है,
फिर इसको ये कन्वर्ट कर रहा है और डीसी करंट लैपटॉप को प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हुआ। लैपटॉप हो गया, मोबाइल चार्जर जो ऊपर लगा तो वो भी क्या होता है, रेक्टिफायर का ये काम करता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है या क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का छोटा मतलब अच्छा काम है कि यह वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। क्या करता है ये, वोल्टेज को अप करता है और डाउन करता है। कभी देखो वोल्टेज डाउन होता है पूरे एरिया में, पूरे जोन में क्या होता है, लाइट धीमी रहती है। तो इसका काम क्या होता है ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। अब एक लाइन का था आंसर, अभी आपको आ भी गया, लेकिन ये अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आदमी ये पॉइंट को टच नहीं किया होता है, उसको लगता है पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो कुछ आपको परेशान नहीं होना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त भाई जिनको चाहते हो वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे समझ लें, उनको शेयर करते रहिएगा। थैंक यू। अभी आगे देखते हैं। चलिए, ट्रांसफर आपका रेक्टिफायर क्लियर हो गया। पूरा क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज बढ़ाता घटाता है। इन्वर्टर या डीसी को एसी में बदलता है। या रेक्टिफायर का उल्टा होता है। बैटरी के पास कुछ का भी क्वेश्चन पूछा गया है कभी कभी कि जो बैटरी में जो करंट होता है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, डीसी करंट होता है। इन्वर्टर इसी को निकाल के जो हमारे घर में क्या भेजता है, तो कैसा भेजता है वो, एसी करंट के रूप में। तो इन्वर्टर का काम क्या हुआ, या एसी को या डीसी को एसी में बदलता है। क्लियर? विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था, सबको पता है, आप भी जानते रहिए, एडिसन जी ने किया था। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो फिलामेंट होता है, जैसा कि आप देख रहे हो ना, ये फिलामेंट है। फिलामेंट का किसका बना होता है वो, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बल्ब जलते हुए गर्म हो जाता है, तो अगर लोहा हुआ रहेगा ऐसा तो पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल्दी से फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो फिलामेंट होता है इसको किसका होता है, टंगस्टन का। क्यों, क्योंकि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसके अंदर कभी अगर बल्ब फूटते उसमें आवाज़ निकलती है ना बहुत तेज से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक गैस भरी होती है, प्रेशर दिया होता है। वो गैस के बारे में बहुत पूछते हैं, बल्ब के अंदर जो गैस भरी होती है वो किसकी, क्या कौन सी गैस होती है, तो या तो आर्गन होती है या तो नाइट्रोजन होती है। बल्ब से 2 ही 3 क्वेश्चन हैं आज के बाद से, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। पहला क्या कि बल्ब की खोज किसने किया था, विद्युत बल्ब का, तो एडिसन जी ने किया था। उसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन या नाइट्रोजन। क्लियर? बाकी हमने बता दिया, टंगस्टन में का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का ही बना होता है। विद्युत बल्ब भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फ्यूज तार। फ्यूज तार आप जानते हैं, घर में जो है फ्यूज लगा होता है। जब भी घर में कभी लाइट वोल्टेज ज़्यादा हो गया, लाइट ज़्यादा है तो तुरंत फ्यूज उड़ जाता है, आपने सुना होगा। बस वही उसी फ्यूज तार की बात कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। क्या है, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना या सुरक्षा करना। सुरक्षा करता है किसका, हमारे आपके जो महंगे अलायंस हैं, टीवी है, फ्रिज है, ये सब है, इसकी रक्षा करता है। किससे, विद्युत से। क्योंकि अगर बिजली हाई हो गई, सॉरी बल्ब का वोल्टेज हाई हो गया, तो घर पे टीवी, महंगे टीवी, फ्रिज, फैन, बल्ब सब जल जाएंगे ना। तो इसके लिए क्या यूज होता है, फ्यूज तार यूज होता है। इसकी खासियत क्या होती है फ्यूज तार की, फ्यूज तार क्या होता है, जैसे आपके घर में ये पूरा ये वायर गया हुआ है, ये फ्यूज तार यहाँ पे लगा दिया इन्होंने, यहाँ से करके ये फ्यूज तार लगा दिया। ये अब ये मेन लाइट आई है, अब यहाँ जैसे लाइट तेज हुई, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, फ्यूज तार। ये पूछते हैं बना किसका होता है, टिन का बना होता है। किसका बना होता है, टिन का। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, फ्यूज तार किसका बना होता है, तो टिन का बना हुआ होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे लाइट तेज होती है ना, ये पिघल के टूट जाता है कहीं ना कहीं। अब जैसे टूट गया यहाँ से, और टूट गया तो लाइट यहाँ जाएगी क्या, घर में नहीं जाएगी। तो घर के सामान की सुरक्षा हो जाती है। बस फ्यूज तार यही है, आपने मैक्सिमम लोगों ने घर में देखा भी है। बस इसकी खासियत जान लीजिए, फ्यूज तार क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। यह किसका बना होता है, बहुत बार पूछा गया है, यह टिन का बना होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। रेक्टिफायर पूरा क्लियर हो गया, ट्रांसफार्मर क्लियर हो गया, इन्वर्टर क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब क्लियर हो गया, फ्यूज वायर क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं डायनेमो को और कंडक्टर और इंसुलेटर को। तो पहले हम समझते हैं डायनेमो को। इससे थोड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है ये, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन जनरेट होने के 2-3 कारण ये होते हैं। एक तो जहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या जो बहुत चर्चा में हो। ठीक है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि डायनेमो
इससे एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, एक ही प्रकार क्वेश्चन। जैसे पूछा डायनेमो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदलता है या मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, तो ये समझ लो कि डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर इन दोनों से पूछते हैं कि ये कौन सा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कौन बदलता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन बदलता है। तो ऐसे कितने भी बार आप पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, इसलिए इसको हम छोटी ट्रिक के साथ पढ़ लेते हैं तो जिंदगी भर कन्फ्यूजन खत्म। आप ये समझिएगा, पहले आप ये ले लीजिए क्या इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर किसको किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो सीधे आप समझ लीजिए इसका पहला वर्ड पहला लेटर ले लीजिए क्या है ई, क्या है ई, और जो अगले का पहला लेटर क्या है एम। तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है, पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदल रही है, मैकेनिकल एनर्जी। और नेक्स्ट वर्ड ले लीजिए क्या डायनेमो, अगर डायनेमो को एग्जाम में पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा मैकेनिकल, देखिए आप इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना, सीधे एम क्या है तो मैकेनिकल एनर्जी, किसको मैकेनिकल। अब ओ से कोई रोल है नहीं तो ओ को भी आप ई ही समझ लो, यहाँ हल्का ऐसा कर दो तो ई हो जाएगा ना। तो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन बहुत पूछा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सही क्वेश्चन हिट करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, किसको कंडक्टर और इंसुलेटर को, कि किसमें सुचालक है और किसमें अवरोधक है, कि मतलब बिजली विद्युत किसमें अच्छी चलती है और किसमें ये नहीं चलती, यही दो चीज़ है। अगर जैसे आपको पूछे सबसे अच्छी किसमें चलती है, सबसे ज़्यादा खराब किसमें चलती है, तो आप पहले समझ लीजिए कि ये है क्या, ये कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर किसमें चलता है किसमें नहीं चलता है या किसमें बिल्कुल नहीं चलता है। कंडक्टर कुछ एग्जाम्पल डाले, धातु, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है इसके अच्छे कंडक्टर हैं। इंसुलेटर बात किया जाए प्लास्टिक और लकड़ी, जैसे विद्युत का बताया ना कि अभी आप चप्पल पहन बोलते हैं, चप्पल पहन के ही प्रयास करो और बिजली छूने का या बिजली कोई काम कर रहे हो तो प्लास्टिक से या पेचकस से पकड़ो, उसके पीछे प्लास्टिक इसीलिए लगा होता है क्योंकि उसका क्या है इंसुलेटर होता है। अच्छा ये कैसे गति करता है, इसमें बोलो ना इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है। तो जैसे कंडक्टर कब हुआ और इंसुलेटर कब हुआ, तो इसको जानने के लिए आप पहले ये समझ लीजिए जैसे कोई भी पदार्थ है वो पता है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। अगर इंसुलेटर और कंडक्टर है, चालक या अवरोधक है, तो इसमें एक्चुअली जो ये प्रोटॉन होता है तो प्लस है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये तो कहीं नहीं मूव होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव होगा माइनस वाला तो ये समझ लीजिए क्या है कंडक्टर है। अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो ये क्या है इंसुलेटर है। मतलब अगर बिजली करंट यहाँ लगा तो अगर ये मूव होते होते तो यहाँ हर जोन में चला गया तो क्या हो गया, ये कंडक्टर हो गया। अगर बिल्कुल नहीं मूव हुआ, ये भी यहीं का यहीं रह गया तो क्या हो गया इंसुलेटर हो गया। अब आप समझिए अगर आप बिजली का तार टच हो जा रहा है और आप लकड़ी यूज कर रहे हो तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा इंसुलेटर हो जाएगा। अगर आप वही पानी में चप्पल पहन के आ जाओ, पानी भीगे हुए रहो तो ज़्यादा कंडक्ट करेगा ना, ज़्यादा तेज में चलेगा। इसीलिए पता है भीगे हुए हाथ से, भीगे हुए कपड़े से, भीगे हुए डंडे से नहीं टच करना चाहिए। तो जो इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेज हैं, वो पूछा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी, ये याद रखिएगा। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो वो होता है पारा। ये दो चीज़ एक्चुअली आदमी से दोनों कंफ्यूज रहता है। तो विद्युत की बात होगी तो चांदी और ऊष्मा की बात होगी तो पारा। क्लियर, ऊष्मा मतलब ताप मतलब हीट, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी जो हमने आपको पढ़ाया है इसके बीच में कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास जो पढ़ने में इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास भी अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है तो उनके पास भेजिए। अब हम आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें बहुत पूछे जाते हैं। बाकी आप इतना भरोसा रखो कि अगर विद्युत चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपका गलत नहीं होगा, ये आप भरोसा करके चलिए। अभी आप कोई एग्जाम या कोई पेपर सॉल्व करते हैं ना, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बना रहेगा और आप बताइए अगर इससे बाहर से रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा सर जी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है या यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर। अब 2-3 एग्जाम्पल जैसे पूछे, जैसे बल्ब में मैंने बताया था ना बल्ब, तो बल्ब में एक होता है CFL,
इसका फुल फॉर्म पूछ देते हैं। तो इसका क्या होता है, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। क्या होता है, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, ठीक है ना। या CFL का पूछते हैं, क्या पूछिए पूछ लेते हैं, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। क्लियर। अगर पूछा है LPG तो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर CNG फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी मैंने पूछा था विद्युत का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यही सब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक हमने इसमें सब कवर कर लिया है, ठीक है। अभी आपको इलेक्ट्रिक करंट पूरा क्लियर हो गया, इसका मात्रक एम्पियर क्लियर हो गया है। AC करंट DC करंट में तो आप कंफ्यूज हो गए ही नहीं। रेक्टिफायर का समझ ही गए हो आप लोग। ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यूज वायर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, डायनेमो, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें अटेम्प्ट किए हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, या आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो अगर मुझे लग रहा है कि आप इसको 1-2 बार रिवीजन करके देख लोगे रिपीट करके, तो वो भी चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ कहीं डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।